सबको नमो बुद्धाय, जय अशोक, जय भीम। आज सभी अपने समर्पित और प्रतिबद्ध श्रोताओं के संज्ञान के लिए, उनकी जानकारी के लिए आज हम एक बिल्कुल नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। विषय ये है कि बनारस और आजमगढ़ के बीच में जब बनारस से आजमगढ़ जाते हैं तो वहां लालगंज नाम के एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। वहां से लालगंज से 15 किलोमीटर दूर पर एक मुंडक विहार नाम का स्थान मिला है, जो अभी अभी प्रकाश में आया है। दिवाकर बौद्ध जी आजमगढ़ के एक जाने माने धार्मिक हस्ताक्षर हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी मिली है। उन्होंने अभी हमारे संकिसा के संबंध में जो वहां पर रेलिंग के 2 पिलर मिले थे, उनको जब सुना तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने बताया कि सर, ये हमारे यहाँ भी एक सम्राट अशोक का स्तंभ है, बहुत बुरी तरीके से उपेक्षित है, खासतौर से सरकार का उधर कोई ध्यान नहीं है। बार बार लिखा पढ़ी भी की, मगर किसी का इसकी ओर ध्यान नहीं है। हमने कहा जब हमको ही नहीं पता इस चीज के बारे में तो औरों को क्या पता होगा। तो सबसे पहले हमने ये निर्णय लिया कि हम कम से कम अपने श्रोताओं को तो इस के संबंध में परिचित करा दें। साथियों, यह हकीकत है कि सारे भारतवर्ष में जहां भी आप कुदाला मारोगे वहां से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की मुस्कुराती हुई प्रतिमा प्रकट होगी। ये सारे देश में बौद्ध विरासत, जिसको बहुत क्रूर तरीके से कुचल दिया गया, वो गाहे बागाहे वो विरासत, मौर्य राज्य की वो विरासत, सम्राट अशोक की वो विरासत, इस देश के महान मौर्यों की वो विरासत गाहे बागाहे किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहती है। एक फिल्मी गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैं कहता हूं अगर सम्राट अशोक ना होते, बुद्ध ना होते तो ये विरासत कुछ ना होती। ये सब उन्हीं के प्रताप के कारण है, वही इसके स्थापित करने के उत्तरदायी हैं। तो आज हम जानते हैं ये जो लालगंज है, ये वास्तव में आजमगढ़ में जब हम आजमगढ़ के इस मुंडक विहार की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे तो लालगंज आप नेट गूगल सर्च में लगाओ तो वहां का मैप और वहां की सराउंडिंग सारा आ जाएगा। वहां से थोड़ी दूर जाकर के मिर्जापुर का बॉर्डर भी पड़ता है, तो ये आजमगढ़ के अधीन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस जगह का, इसके ऊपर एक शिलालेख है। शिलालेख बताया जा रहा है कि गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र, जो महाराजा जयचंद के दादा थे, जयचंद वो महापुरुष है जिसको इस देश के कलम कसाई इतिहासकारों ने गद्दार करके इतिहास में स्थान दिया है। जयचंद के दादा हमारे लिए तो पूजनीय हैं, महाराजा गोविंद चंद्र गहड़वाल। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी थी कुमार देवी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा भव्य बुद्ध विहार सारनाथ में बनाया। जो नालंदा का विश्वविद्यालय है उसमें भी उनके निर्माण मिले हैं। बोध गया में भी उनके द्वारा निर्मित बहुत सारी चीजों के प्रमाण मिले हैं। कई जगह उन्होंने कुशीनगर में भी उनका योगदान मिला है। श्रावस्ती में भी उनके योगदान की उपस्थिति मिलती है। और सबसे बड़ा प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण, वो ये है कि महारानी कुमार देवी, जो काशीराज की पत्नी थी, महाराजा जयचंद की दादी थी, और महाराजा जयचंद को हमेशा जब वो बच्चे थे अपने साथ रखते थे। और जगत मित्तानंद जो भिक्खु थे, वो उनके संरक्षण में कुमार देवी ने जयचंद को छोड़ दिया था। और ये बहुत बड़ी घटना है, मगर इतिहास से छिपाई गई है। तो इन्हीं की एक और रानी थी महाराजा गोविंद चंद्र की। तो जो एक शिलालेख है महारानी कुमार देवी का, जो सारनाथ की खुदाई में मिला, कनिंगम जी को मिला, उनको उस शिलालेख को आप आज भी सारनाथ के म्यूजियम में देख सकते हैं। उस शिलालेख का वर्णन इसलिए भी करना जरूरी था
कि जो लिपि, नागरी लिपि, हम देवनागरी नहीं कहते हैं, नागरी लिपि जिस स्टाइल में उस देवी के शिलालेख पर लिखी हुई है, उसी स्टाइल में एक शिलालेख इस लालगंज के मुंडक विहार के स्तंभ पर भी मौजूद है। अब ये बताया जाता है, वहां के दिवाकर बोध जी ने बताया, जो हमको थोड़ा सा मैटर भी उन्होंने उपलब्ध कराया। उनके अनुसार जो एक रानी थी गोसल देवी, अब हो सकता है वो कौशल देवी हो, मगर यहाँ गोसल देवी उसका नाम बताया जाता है। ये भी महाराजा जयचंद की दूसरी रानी थी। इनके एक कर्मचारी थे, अमात्य थे। उस अमात्य ने ऐसा लिखा है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में कि उस रानी के अमात्य का लेख इस मुंडक विहार के लालगंज के स्तंभ पर है। अब ये बिल्कुल नहीं लिखा उसने कि ये स्तंभ जो लालगंज में है ये उसके द्वारा स्थापित है। हाँ, लेख जो शिलालेख को स्थापित करते हैं, लुम्बिनी का जो शिलालेख है महाराजा सम्राट अशोक ने स्थापित कराया था, मगर उस पर बाद के और शासकों ने भी अपने शिलालेख लिख दिए। और तो और तिब्बती भाषा में भी, एक जो तिब्बत की भाषा है भोट भाषा, उसमें एक शिलालेख वहां पर अभी भी लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है ये जो अपना शिलालेख है जो इस पर लिखा है वो तो लिखा हुआ हो अमात्य का, गोसालक देवी के अमात्य का, मगर स्तंभ निश्चित रूप से हमारी मान्यता है कि ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की स्थापना है। हमारी इस विषय में बात हुई। इस समय संसार के प्रसिद्ध भाषाविद और पुरातत्वविद, हम सबके आदर के जो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहसाराम वाले, उनसे इस संबंध में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बोध जी ये जो शिलालेख इस पर मौजूद है, इस पर ओवर राइटिंग हुई है। इसका मतलब क्या है? सम्राट अशोक का लेख भी उसमें मौजूद है। यदि सम्राट अशोक का वो लेख था अति संक्षिप्त है और उसके ऊपर गोसालक देवी के अमात्य का लेख है। यहाँ एक सबसे बड़ी बात बताने की ये है कि वर्तमान में जो उसका साइज है, उसकी ऊंचाई है शिलालेख की, वो 12 फुट है। 12 फुट का मतलब एक आदमी को ऊपर एक आदमी खड़ा कर दोगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो इतनी उसकी ऊंचाई है। मगर ज्यादातर सम्राट अशोक के शिलालेख 40-50 फीट के मिलते हैं। तो ये भी हो सकता है क्योंकि इसकी मोटाई सारनाथ के स्तंभ की मोटाई से थोड़ी कम है, तो हो सकता है कि ये 40 फुट का रहा हो। मगर एक बात बड़ी उत्साहित करने वाली है, वो ये है कि जो हमको फोटो भेजे हैं दिवाकर जी ने, उसमें एक फोटो ये इस तरह के एक पत्थर का है, गोल है, गरारीदार है, और ये वहां पर अभी भी आप ये जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं दिवाकर जी के भेजे हुए, इनमें आप इनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये वाला पत्थर। अब ये क्या है, थोड़ा सा आपको बता दें कि अयोध्या की खुदाई में ये पत्थर मिला है। अयोध्या की खुदाई में ये पत्थर मिला है, और ये पत्थर मिला है अमरावती के बुद्ध विहार में। अमरावती कहां? आंध्र प्रदेश। वहां का जो बहुत सुंदर, बहुत विशाल स्तूप के भग्नावशेष खंडर प्राप्त हुए हैं, वहां जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं खुदाई में, उसमें ये मिला है। अब आप ये देखिए, ये अमरावती की किताब है। इस किताब में आप ये देख सकते हैं, ये अमरावती से मिला है। जो आप यहां देख रहे हैं ना मुंडक विहार में, मुंडक विहार वाले से इसको मिला लो, एग्जैक्ट मिलेगा। अयोध्या वाले से मिला लो, एग्जैक्ट मिलेगा। अयोध्या भी बुद्ध विहारी है, षड्यंत्रों का मारा है। षड्यंत्र जब छटेंगे तो वो बुद्ध की विरासत वहां भी प्रकट होगी, और समय के साथ हमें तो भरोसा बिल्कुल प्रकट होगी। अब एक चीज आप और देखें, यहाँ जो चक्र जिसको हम कह सकते हैं, जो धर्म चक्र
बौद्धों का आविष्कार है और उसमें अलग अलग तरह के आरे होते हैं। किसी में 8 होते हैं, किसी में 16 होते हैं, किसी में 24 होते हैं, किसी में 32 होते हैं, किसी में मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। ये देखिए वही पत्थर यहाँ पर अमरावती में इसका बेस, इसका स्टैंड बना के रखा गया है। ये बुद्ध विहार के ऊपर शीर्ष स्थान पर भी मिलते हैं। जब पुराने जो विहार हैं उनमें जो उनकी बुर्जी बनाई जाती है उस पर भी ये मिलते हैं। तो ये सिद्ध हुआ हर प्रकार से कि जो मुंडक विहार है लालगंज का, निश्चित रूप से बौद्धों की विरासत है, सम्राट अशोक की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में जो 4 शेर की मूर्तियों वाला स्तंभ लगाया था, उसके अलावा भी बनारस में एक मोहल्ला है सरैया। सरैया जो मोहल्ला है उसमें लाट मेख नाम का एक शिवलिंग है। वास्तविकता यह है कि लाट मेख जो है वो सम्राट अशोक का स्तंभ है। वहां पर 1809 में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ हिंदू मुसलमान का। अभी तो आज हमें पता चल रहा है ना वो दंगा किस लिए हुआ था। वो दंगा इसलिए हुआ था कि ताकि इस सम्राट अशोक के शिलालेख को खत्म कर दिया जाए। और वो शिलालेख तो खत्म हो गया, मगर उसके टुकड़े कुछ षड्यंत्रों से अनजान पुरोहितों ने ला करके इस सोरैया मोहल्ले में रख दिए और इसके ऊपर तांबे का पत्र चढ़ा दिया और उसके ऊपर सिंदूर लगा दिया। अब उसको शिवलिंग करके वो पूजते हैं। वास्तव में ये सम्राट अशोक का धम्म स्तंभ है। और कई लोगों का ये मानना है कि वो जो दंगे में तोड़ा गया सम्राट अशोक का स्तंभ था वो अलग है, ये अलग है। तो इसका मतलब ये 2 थे और तीसरा वो सारनाथ में हो गया। और एक आज ये मुंडक विहार का लालगंज का दिवाकर जी के माध्यम से जो हमें पता चला है, एक ये हो गया। साथियों, बुद्ध की विरासत समय के साथ साथ प्रकट होती जा रही है। आज बौद्धों का यह कर्तव्य बनता है कि वहां पर ऐसे स्थानों पर अपनी पैनी नजर रखें। क्यों कि आज भी इस जमाने में भी जब सूचनाओं का युग है, हमारी विरासत को तबाह किया जा रहा है, भूला विस्तृत किया जा रहा है। तो वो सावधान रहें। अभी यहाँ पिछले दिनों में गाजीपुर में एक जगह खुदाई में कुछ मिला, उसको कुछ का कुछ घोषित कर दिया। वहां के जो शाक्य संगठन थे, बड़े प्रतिबद्ध, बड़े समर्पित, उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, बाद में उसको बौद्ध विरासत घोषित किया गया। नहीं तो साथियों, वो भी सम्राट अशोक की विरासत हमारे हाथ से निकल गई होती। इसलिए मैंने दिवाकर जी को भी कहा था कि आप थोड़ा भागदौड़ करें और इस विरासत को बचाने के लिए जो भी हमारा मार्गदर्शन होगा वो, क्योंकि दिवाकर जी षड्यंत्रों से अनजान हैं, उन्हें पता नहीं है कि किस प्रकार से हजारों सालों की विरासत को एक झटके में तबाह कर दिया जाता है। हमें उसका ज्ञान रखना चाहिए। और पहले जो कुछ हो गया, मगर अब हमें अपनी विरासत को चिरस्थायी बनाने के लिए, जग जाहिर करने के लिए बहुत कुछ करना है। इसलिए आपके सामने ये जितनी बातें रखी गई वो इसलिए रखी गई ताकि आपको पता चले कि जो लोग ये कहते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में जब वो बौद्ध हो गए थे तो 84,000 धम्म स्कंधों का, बहुत सारे लोग कहते हैं ना 84,000 बुद्ध विहारों का ना, 84,000 शिलालेखों का नहीं, 84,000 धम्म स्तंभों का नहीं, इन सबों को मिला के उसमें धम्म स्तंभ भी थे, उसमें शिलालेख भी थे, उसमें विहार भी थे, उसमें चैत्य भी थे, उसमें संघाराम भी थे, उसमें कुएं भी थे, उसमें धर्मशालाएं भी थी, उसमें पशुओं की प्याऊ भी थी, व्यक्तियों की प्याऊ भी थी, मनुष्यों के चिकित्सालय थे, पशुओं के चिकित्सालय थे और धर्मशालाएं थी, सड़कें थी। और जहां जहां भी सम्राट अशोक ने कोई भी स्थान स्थापित किया वो वहां गए। जितने भी भगवान बुद्ध के जीवन से स्थापित 8 स्थान हैं, जिनको पाली में कहते हैं 8 महत्स्थानी, उसमें क्या है, एक उनका लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ और जहां वो तो वहां सिद्धार्थ पैदा हुए, मगर बुद्ध से जो वो सम्यक संबुद्ध बने, वो बुद्धत्व लाभ किया, वो तो बोध गया में किया ना। तो उसके बाद जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया और उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, उनका जो डेथ हुई, उनका जो
निधन हुआ वो कुशीनगर में हुआ। इसके अलावा 4 स्थान और हैं, वो क्या है? राजगीर और नालंदा, वैशाली और आपका श्रावस्ती और संकिसा। ये 8 स्थान हैं। इनको पाली में कहा जाता है 8 महातीर्थानी, 8 महातीर्थ, और इनको 8 ठानानी भी कहते हैं। तो साथियों, आप ये समझें कि 8 स्थान पर सम्राट अशोक खुद गए थे, और जो वो जाते थे अपना पूरा राजसी काफिला साथ लेकर जाते थे, गाते बजाते जाते थे, और जनता खुशी में उंगलियां चटकाती चलती थी, अपने वस्त्रों को हवा में उछालती चलती थी। उस समय हर्ष और प्रसन्नता व्यक्त करने का ये एक माध्यम था। और हमारी अटल मान्यता है कि सम्राट अशोक जब सारनाथ आए होंगे तो इस लालगंज में भी जरूर आए होंगे। मुझे तो लगता है ये लालगंज का जो नाम है वो क्योंकि पत्थर लाल रंग के होते थे इसलिए इसका नाम पड़ा है, या बौद्धों का जो हमारा धम्म ध्वज है जो इस स्तंभ के ऊपर लगाया हुआ है वहां के निवासियों ने, उसमें जो बीच का रंग है, 2 रंग इधर और 2 रंग इधर, बीच का रंग लाल रंग है। तो लाल रंग की बौद्ध धर्म में बहुत महिमा है, इसलिए हो सकता है इस स्थान का नाम लालगंज पड़ा हो। लाल रंग एक जहां पर गति का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, वहीं पर यह मध्यम मार्ग का भी प्रतीक है, क्योंकि इन 5 रंगों के बीच में आता है नीला, पीला, लाल, सफेद, नारंगी। तो साथियों, आज हमने जाना इस लालगंज के ऐतिहासिक अशोक स्तंभ के सिलसिले में। अभी आगामी दिनों में हम सम्राट अशोक के 2 स्तंभ, धम्म स्तंभ दिल्ली में स्थापित हैं, उनका एक शिलालेख दिल्ली में स्थापित है, और ये जो कालिका मंदिर है ये पुराना मृत्तकालिका विहार है। इनके बारे में हम निकट भविष्य में आपको जरूर बताएंगे। इन शब्दों के साथ आप इस जानकारी को अपने से अधिक मित्रों को, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को भेजना। और धर्म अब करवट ले रहा है, धर्म अब दिन प्रतिदिन प्रकट होता जा रहा है, हम उसमें सहायक बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त श्रोताओं को अपनी ओर से सादर नमो बुद्धाय। जय अशोक, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।